बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। देखिए, आज के इस सेशन में हम लोग इस बात पे डिस्कस करेंगे कि कोई भी परीक्षा जब आती है, कोई भी एग्जामिनेशन जब आता है, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो, चाहे वो मेंस का एग्ज़ाम हो, उससे पहले हम यूट्यूब पर फ्री सीरीज़ देखते हैं या यूट्यूब पर मैराथन्स देखते हैं या PYQs देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। उनका क्या लाभ होता है? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि जब भी आप यूट्यूब पर इस तरह की सीरीज़ देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ या मैराथन, तो ये आपके लिए तब उपयोगी होता है जब आप पहले से कंटेंट पढ़े हुए हों। सवाल जैसे प्रीलिम्स के पहले हमारे यहाँ यूट्यूब चैनल पर ढेर सारे सवालों की श्रृंखला चली, है ना। हर विषय के सवाल चले, हिंदी के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, साइंस के, इकोनॉमी के। तो ये सवाल MCQ फॉर्मेट में थे, विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस किया गया, व्याख्या सहित चर्चा की गई। तो इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था? इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव ये था कि आपने थ्योरी क्लास के दौरान जो पढ़ा है उसको रिवाइज करना, आपकी प्रैक्टिस कराना, ऐसे क्वेश्चंस जो पॉसिबल हो सकते हैं हर फैकल्टी अपने अनुभवों के माध्यम से आपको बताना। ये जितने भी सत्र होते हैं ये तभी इंपॉर्टेंट होते हैं जब आपने थ्योरी पढ़ी है, कंटेंट पढ़ा है। कंटेंट पढ़ा है तो ये आपके लिए रामबाण है, लेकिन आपने नहीं पढ़ा है तो फिर वही रट्टा मार अप्रोच हो जाता है। ठीक है, इसलिए मेरा ये मानना है, पढ़िए, पढ़ने के बाद फिर मैराथन सत्र देख लिए, प्रैक्टिस सत्र देखिए। अब जैसे परीक्षा से पहले यूट्यूब अभ्यास सत्र का यानी क्या प्रॉफिट है, जो प्रैक्टिस सीरीज चलती है तो उसका प्रॉफिट ये होता है कि कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न बन जाते हैं वहाँ से, या कभी कभी उन प्रश्नों की व्याख्या के दौरान जो टीचर बताता है, टीचर एक अनुभवी व्यक्ति है, बहुत दिनों तक वो खुद भी परीक्षा दिया है, फेल हुआ है, क्यों फेल हुआ उसको समझता है, आप असफल न हो इसके लिए क्या किया जाए वो ईमानदारी से आपके सामने प्रस्तुत करता है। तो ऐसे में अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो ऐसे क्वेश्चंस को ड्राफ्ट करता है जो आपको मदद कर सके। मैराथन का लाभ ये होता है कि एक साथ ढेर सारी कंटेंट आपको मिल जाते हैं, एक ही दिन में आपका ढेर सारा रिवीजन हो जाता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे भाई, इस बार भी PCS की जो परीक्षा हुई थी प्रीलिम्स की, उसमें यदि आप देखें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने पहले के किए हैं तो उनका लाभ मिला है। भले ही डायरेक्ट वैसे सवाल नहीं आए हैं, कुछ सवाल तो डायरेक्ट हैं, ठीक है, पूरी तरीके से पूरी की पूरी लैंग्वेज सेम नहीं है, लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया है तो इस बार का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसमें आप 30-40% सवाल कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि मैंने ही जो आपको सेशन कराए थे, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे आप उससे सवाल बना सकते हैं। अब यहाँ पर मेरा दिखाने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि मेरा पढ़ाया हुआ आ गया, मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं मानता कि मेरा ही पढ़ाया हुआ आया। जो भी अध्यापक ऑनेस्टली सिलेबस को कवर करेगा, सवाल सिलेबस से ही आता है। लोक सेवा आयोग कहीं से मंगल ग्रह से सवाल लेके नहीं आता है, उसने जो सिलेबस दे रखा है नोटिफिकेशन में उसी सिलेबस से सवाल पूछता है, और मेरा काम है उस सिलेबस से आपको रूबरू कराना और आपका काम है उस सिलेबस पढ़ना। तो मैं कोशिश करता हूँ, ईमानदारी से प्रयास करता हूँ कि मैं उस सिलेबस के आसपास की चीज़ें आपको कवर कराऊँ, जिससे एग्जामिनेशन हॉल में जब आप जाएं तो जो पढ़ा हुआ हो उस पढ़े हुए से सवाल बन पाएँ। आई होप आप सभी मेरी इस कोशिश को एंजॉय करते होंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर बताइएगा। तो कैसे कैसे सवाल बने, हर शिक्षक जिसने पॉलिटी पढ़ाई है, हर शिक्षक जिसने हिस्ट्री पढ़ाई है और सिलेबस कवर कराया है, उसके सवाल आए हैं। अगर कंप्लीट सिलेबस किसी ने कराया है तो उसके सवाल आए हैं, इसमें मैं ही कोई तोप नहीं हूँ, इस बात को मैं बड़े ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हूँ। जैसे देखिए, अब ये सवाल आया था आपका, ऑल इंडिया सर्विसेज के निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। तो ऑल इंडिया सर्विसेज की यदि आप बात करें तो मैंने आपको बताया कि भाई अखिल भारतीय सेवा अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा की ये विशेष शक्ति है। राज्यसभा ये प्री और मेंस दोनों में आ चुका है, मेंस में भी सवाल आ चुका है ये, ठीक है, राज्यसभा की विशेष शक्तियों को लेकर। तो राज्यसभा यदि अपने यहाँ प्रस्ताव लाए और उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से पारित कर दे, प्रेजेंट एंड वोटेड के 2/3 बहुमत से पारित कर दे, तब संसद को ये शक्ति मिल जाती है, संसद न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन कर सकती है, यानी नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। जैसे अभी IAS, IPS, IFS हैं, वैसे कोई और बना सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे लिखा है, राष्ट्रीय हित में राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा के निर्माण हेतु प्रस्ताव पारित कर सकती है, सही लिखा है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा हुआ कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत, कुल नहीं,
प्रेजेंट एंड ओटेड, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया था। और देखो ऑप्शन में भी यहाँ कन्फ्यूजन था, तो ये आपका ओनली वन सही हुआ था। और यहाँ देखो क्या बता रहा हूँ मैं, यही बता रहा हूँ ना कि अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा प्रस्ताव लाए, उपस्थित और मतदान करने वाले को 2/3 बहुमत से पारित करे। ये जो पीसीएस प्रीलिम की सीरीज थी उसमें लेक्चर 19 में मैंने आपको ये बताया था। देखो वैसा ही सवाल आपके यहाँ बना, ठीक है। आगे भी मैं आपको कुछ सवाल दिखाता हूँ, जैसे ये लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति के बारे में मैंने कई बार आपको बताया है, ढेर सारे सवाल लोक लेखा समिति के संदर्भ में कराए थे कि पब्लिक अकाउंट कमेटी एक फाइनेंशियल कमेटी है। फाइनेंशियल कमेटी है, वित्तीय समिति है, जिसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। ये मेंबर चुनकर आते हैं, इनका वैसे ही चुनाव होता है जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, राइट। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है वैसे इनका भी चुनाव होता है, और इनका जो अध्यक्ष होता है वो स्पीकर के द्वारा अपॉइंट होता है। उन्हीं 22 में से ही कोई एक अध्यक्ष होता है, लेकिन अध्यक्ष कौन होगा इस बात को डिसाइड कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। और जनरली अध्यक्ष विपक्ष का नेता होता है। ये विपक्ष का नेता वाली बात कहीं लिखी नहीं है, लेकिन जो पीएसी का चेयरमैन होगा वो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। ये परंपरा है, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को प्रस्तुत करती है, ठीक है, ये सही है। रिपोर्ट हमेशा ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट्री कमेटीज अपनी रिपोर्ट लोकसभा को ही प्रस्तुत करती हैं, ठीक है। लोक लेखा समिति में राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 2:1 का अनुपात चलता है। लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। ये सबसे पुरानी समितियों में से एक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत इसका गठन हुआ था 1921 में। इसका कार्यकाल 1 साल का होता है, इसमें मंत्री नहीं होते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है, पहला स्टेटमेंट आपका क्या है? सही है। तो इसमें क्या आंसर होगा आपका? ओनली वन आंसर होगा। देखो ये पीएससी के बारे में सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है लेक्चर 4 में। जो प्रीलिम्स का इंडियन पॉलिटी फॉर यूपी पीसीएस एग्जाम की सीरीज चल रही थी शाम 6 बजे 7 बजे, उसमें देखो सब बताया ना। पीएससी का चेयरमैन विपक्ष का नेता होता है, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाएगा? स्पीकर के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के तहत बनी, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा, ठीक है। और ये सीएजी की रिपोर्ट को क्या करती है? एग्जामिन करती है। तो ये भी सवाल देखो अगर आपने पढ़ा होगा तो यहाँ से बन सकता था, ठीक है। नेक्स्ट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए? तो मेरे भाई सबसे पहली बात तो प्रीएम्बल में अमेंड हो सकता है या नहीं? यस। केशवानंद भारती केस में क्लियर हो गया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस संविधान के मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अमेंडमेंट हुआ है, जी हाँ। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 3 शब्द जोड़े गए, SSI, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ठीक है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। और यहाँ पूछ रहा है कौन से जोड़े गए भाई? तो समाजवादी जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया। ये दोनों तो पहले से ही था, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड। इधर सवाल देखो, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा कौन से शब्द प्रस्तावना में शामिल किए गए? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, और यहाँ पे ये तीनों सही था। देखो सवाल सीधा सीधा सवाल है, कहाँ से? कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू MCQ, यानी एक कंप्लीट जो पॉलिटी का रिवीजन हुआ था, जो मैराथन क्लास थी, वहाँ ये सवाल था, सीधा सीधा ऐसा ही था। और जो भी सवाल अगर मान लो जैसे 2-3 सवाल आज मैंने इसमें नहीं शामिल किए हैं जो PCS में आए हैं, तो वो भी 2-3 सवाल मैं ढूंढ रहा था, लेकिन अब कितना ढूंढ पाऊँ, नहीं मिले। लेकिन प्रश्नों की व्याख्या में सब शामिल था, जितने भी लगभग सवाल थे। अगर आप पिछले यूट्यूब सीरीज़, मैराथन सीरीज़ देखें तो जो मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करता हूं उन एक्सप्लेनेशन में सारी चीज़ें थी, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या था ये, निम्नलिखित राज्यों के गठन के बारे में इनको क्रोनोलॉजी सेट करनी थी। पंजाब कब बना? तो 1966 में बना। अरुणाचल प्रदेश 1987 में बना। नागालैंड कब बना? 1963 में बना। सिक्किम कब बना? 1975 में आपका सिक्किम बना। और यहाँ देखो पूरी लिस्ट ही दिखाई थी कंप्लीट इंडियन पॉलिटी मैराथन में आपका, कि देखो गुजरात 1960 में, नागालैंड 1963 में, हरियाणा 66 में, हिमाचल 71 में, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 1972 में, और सिक्किम कब बना? 1975 में, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट मैंने आपको बनाई थी और एक सवाल की व्याख्या में ये भी आपका कराया था, ठीक है। तो इसमें क्रोनोलॉजी सेट करनी थी कि कब बना, तो सबसे पहले ये बना, फिर उसके बाद सबसे पहले नागालैंड बना, फिर ये बना, फिर आपका सिक्किम, फिर आपका क्या? अरुणाचल, ठीक है। नेक्स्ट जैसे ये सवाल आया था, निम्नलिखित में से कौन फजल अली आयोग के सदस्य थे? निम्नलिखित में से कौन फजल अली आयोग के सदस्य थे, यानी फजल अली कमीशन। तो फजल अली कमीशन को आप रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। 1953 में इसका गठन हुआ, इसलिए कि राज्यों को भाषा के आधार पर बांटे या ना बांटे। और फजल अली आयोग ने कहा कि राज्यों को भाषा के आधार पर बांट सकते हैं, लेकिन 1 लैंग्वेज 1 स्टेट के कॉन्सेप्ट को नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। यानी ऐसा कोई राज्य बनाना संभव ही नहीं है जहां एक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं।
ऐसा कोई राज्य बनाना संभव नहीं है। तो आप भाषा के आधार पर राज्यों को बांटिए। इन्होंने लिंग्विस्टिक डिवीजन को एक्सेप्ट किया, लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट के कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया। इन्होंने कहा कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय स्थिरता को देखते हुए, वित्तीय कुशलता को देखते हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को देखते हुए, प्रशासनिक कुशलता को देखते हुए, देश की एकता अखंडता को देखते हुए ही भाषाई विभाजन किया जाना चाहिए। तो फजल अली कमीशन में 3 सदस्य थे। कौन था? फजल अली थे, चेयरमैन थे, के.एम. पडिक्कर थे, एच.एन. कुंजरू थे। तो 2 और 4, के.एम. पडिक्कर और एच.एन. कुंजरू थे। यहाँ देखो क्या लिखा है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, फजल अली कमीशन कब गठित हुआ? 1953 में। मेंबर कौन थे? फजल अली, के.एम. पडिक्कर, हृदयनाथ कुंजरू। इन्होंने क्या रिपोर्ट दी है ना? 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश के लिए रिकमेंड किया था, लेकिन 14 और 6 ही अपनाए गए। ये भी देखो मैराथन से ही है। जनहित याचिका, तो भारत में जनहित याचिकाएं विधि के शासन के लिए आवश्यक है, रूल ऑफ लॉ, क्योंकि जनहित याचिका ऐसी याचिका होती है जो जनता के हित में दायर की जाती है। ठीक है, जनता के हित में। पहले क्या होता था? पहले एक सिद्धांत चलता था न्यायालय में, लोकस स्टैंडाई का सिद्धांत, यानी वही जा सकता है न्यायालय जो खुद पीड़ित हो, खुद प्रभावित हो, खुद प्रताड़ित हो। दूसरा कोई किसी दूसरे के लिए नहीं जा सकता। लेकिन एसपी गुप्ता केस में इसे उदार बनाया गया, दूसरा भी दूसरे के लिए जा सकता है। ऐसे में मजदूर संगठनों ने मजदूरों के लिए आवाज़ उठाई, महिला संगठनों ने महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई, और बहुत सारे लोगों को न्याय मिला जो अवेयर नहीं थे, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, जो अधिकारों से जागरूक नहीं थे, जो गरीब थे, उनको भी न्याय पीआईएल के माध्यम से मिला। तो जनहित याचिकाएं समान न्याय को सुनिश्चित करने में प्रमुख भूमिका निभाती है, और समान न्याय जब सुनिश्चित होता है तो उससे कानून का राज भी स्थापित होता है। तो विधि के शासन के लिए आवश्यक है। अब यहाँ कारण भी दिया गया है, जनहित याचिकाएं सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय की पहुंच देती हैं। बिल्कुल, यहाँ क्योंकि लगा दो। जनहित याचिकाएं विधि के लिए क्या है? कानून के शासन के लिए आवश्यक है, क्योंकि इससे सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस इंश्योर होता है। सोशल जस्टिस यानी ऐसा वर्ग जो पिछड़ा है उसे मुख्य धारा में लाने में मदद मिलती है, साथ साथ समाज में विभिन्नता, भेदभाव समाप्त करने में मदद मिलती है, आय की असमानता को कम करने में मदद मिलती है। इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक लोकतंत्र क्या होता है? इंश्योर होता है। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई कि इसमें देखो कौन सा सही होगा, ए और आर दोनों सही है, और ए की सही व्याख्या है, ये सही होगा। तो ये इस प्रश्न की व्याख्या में देखो, ये भी प्रश्न आपका जनहित याचिका से संबंधित है और लेक्चर 19 में हुआ है, प्रीलिम्स की जो सीरीज चल रही थी। तो इस प्रश्न की व्याख्या में भी ये सारी की सारी चीजें, कम से कम जितना अभी व्याख्या कर रहा हूँ, जब कोई सीरीज चलती है तो मैं उससे ज़्यादा व्याख्या करता हूँ। आप लोगों ने देखा भी होगा कि एक प्रश्न पर लगभग 2-3 मिनट की व्याख्या चलती है, घंटे भर में 10 से 12 प्रश्न होते हैं बस। ठीक है, तो उसकी व्याख्या में सारी चीज़ें क्या थी? समाहित थी। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री कमेटीज से रिलेटेड सवाल है। पार्लियामेंट्री कमेटीज, माफ कीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो समितियां बनी थी उससे संबंधित। संविधान सभा ने समितियों के माध्यम से कार्य किया। जी हाँ, क्योंकि संविधान सभा में समितियों ने संविधान सभा को एक्सपर्टाइज दिया, सभा को विशेषज्ञता दी, साथ ही साथ सभा के बोझ को कम करने में मदद की। जैसे यहाँ लिखा है संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति के चेयरमैन कौन थे? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी और यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राज्यों के लिए समझौता समिति के चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रक्रिया नियम समिति के चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, संचालन समिति के चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, प्रारूप समिति के चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर थे। मौलिक अधिकार सब कमेटी, 2 सब कमेटी आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। फंडामेंटल राइट सब कमेटी के चेयरमैन जेवी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के चेयरमैन एच.सी. मुखर्जी। देखो सारी समितियां यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये मैराथन क्लास का जो है स्क्रीनशॉट है जो मैंने लगाया है। सारी की सारी समितियां देखो, जितनी भी इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं ये सवाल भी इसमें इंक्लूड है। चलो, ये तो कितनी बार बताए हैं भाई कि भारत देश में संसदीय प्रणाली, मैंने ये भी कहा है, ये वाला डायलॉग भी आपको याद होगा कि मुझे भूल जाना लेकिन संसदीय प्रणाली का ये लक्षण मत भूलना कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, यानी एग्जीक्यूटिव इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, है ना। भारत में संसदीय प्रणाली है, यस, ब्रिटेन से प्रेरित है। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। इसको आप देखना चाहते हैं तो आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में क्या करें? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, यानी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। यानी मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक उसका लोकसभा में बहुमत है, अगर बहुमत गयो तो सरकार गयो, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ मेजॉरिटी। और संसदीय प्रणाली में मेरे भाइयों बहुमत का सिद्धांत चलता है। बहुमत का सिद्धांत चलता है यानी डॉक्ट्रिन ऑफ मेजॉरिटी चलती है कि जब सरकार के पास बहुमत है तभी सरकार है, अगर बहुमत गया तो एक मंत्री नहीं सारे मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा।
और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? कार्यपालिका है। लोकसभा किसका हिस्सा है? संसद का। संसद क्या है? विधायिका है। तो ये दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। ठीक है, सही व्याख्या है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। ये मैं संसदीय प्रणाली के लक्षण पढ़ा रहा हूँ एक मैराथन क्लास में। यहाँ देखो क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन में भी ये बात है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, यहाँ मेंशन है। ठीक है, तो ये सवाल तो एक नहीं, कम से कम 4, 5, 6 बार कराया गया है। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट। वाई संसद की संयुक्त बैठक से रिलेटेड। तो मेरे भाई संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये सवाल आया है। आप जानते हैं कि संसद की संयुक्त बैठक कब होती है? जब डेडलॉक हो, यानी लोकसभा राज्यसभा में आपसी सहमति न बने। ऐसी स्थिति में अंडर आर्टिकल 108 संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। संसद की संयुक्त बैठक को प्रेसिडेंट कॉल करता है, लेकिन चेयर स्पीकर करता है। संसद की संयुक्त बैठक सिर्फ साधारण विधेयक यानी ऑर्डिनरी बिल और ऐसे बिल जो साधारण विधेयक की तरह कार्य करते हैं उनके लिए बुलाई जाती है। यानी फाइनेंस बिल के लिए बुलाई जाती है, ऐसे फाइनेंस बिल जो मनी बिल नहीं है, और ऑर्डिनरी बिल के लिए बुलाई जाती है। मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए नहीं बुलाई जाती। तो यहाँ क्या लिखा है? 109 गलत हो जाएगा। संसद की संयुक्त बैठक संविधान संशोधन विधेयक के लिए गलत हो जाएगा, तो ये सही होगा आपका। देखो यहाँ क्या लिखा है? लोकसभा राज्यसभा में आपसी सहमति न बने, डेडलॉक हो, एक सदन हाँ करे दूसरा ना करे, एक हाँ करे दूसरा 6 महीने पेंडिंग छोड़ दे, एक हाँ करे दूसरा अमेंड करे और इस अमेंडमेंट को पहला वाला ना माने, तब ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी। ठीक है, किसके लिए बुलाई जाती है? साधारण विधेयक और वित्त विधेयक के लिए बुलाई जाती है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए नहीं बुलाई जाती है। ये पूरा स्क्रीनशॉट क्लास का ही है। ठीक है, तो जिन लोगों ने किया होगा उन्हें लाभ मिला होगा। नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद की वित्तीय समिति है? फाइनेंशियल कमेटी है। मैंने आपसे कहा है कि संसद में 2 तरह की समितियां होती हैं। एक समिति ऐसी होती है जिसे आप कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी, अस्थाई समिति, जिनका अस्थाई कार्यकाल होता है, अस्थाई उद्देश्य होता है। एक होती है तदर्थ समिति, एडहॉक कमेटी, जो टेम्प्रोरी ऑब्जेक्टिव के लिए बनती है, यानी अस्थाई उद्देश्य के लिए बनती है। उद्देश्य समाप्त हो जाता है तो समाप्त हो जाती है। और फाइनेंशियल कमेटीज में बहुत बार मैंने इस बात का जिक्र भी किया था कि 3 ऐसी वित्तीय समितियां हैं, अस्थाई वित्तीय समितियां हैं जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा आती हैं। एक पीएसी, एक आपकी एस्टीमेट कमेटी, एक आपकी कमेटी ऑन पब्लिक एंटरप्राइज। पीएसी जिसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। एस्टीमेट जिसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से। सीओपी जिसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। ये फाइनेंशियल कमेटीज हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं, एक अस्थाई, एक तदर्थ। समितियां संसद को विशेषज्ञता प्रदान करती हैं और संसद के बोझ को हल्का करती हैं। अस्थाई वित्तीय समितियां कौन कौन सी हैं? एस्टीमेट, पीएसी और सीओपी। ये 3 बता रखा है मैंने। देखो ये 3 इधर पूछा गया है आपका। देखो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि सर क्या कहना चाहते हैं, कि सब क्लास मटेरियल था वगैरह वगैरह। मेरे भाई मेरा उद्देश्य है आपको इंस्पायर करना क्लास करने के लिए, बस इतना सा है। आई एम नॉट डिलीवरिंग दैट कि मेरा पढ़ाया हुआ है। मैं बिल्कुल इस बात को नहीं कह रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ, क्लास करिए, चाहे मेरी करिए चाहे किसी और की करिए। जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बनेंगे। चाहे जिस फैकल्टी से पढ़िए, जो जिसकी डिलीवरी आपको पसंद आती है आप उससे पढ़िए। मैं नहीं पसंद आ रहा हूँ, किसी और से पढ़िए, लेकिन पढ़िए। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिना पढ़े एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें देखो ये सही है आपका। अगला सवाल देखो क्या था, ये अनुसूची से रिलेटेड था। अनुसूचियों से रिलेटेड भी बहुत बार सवाल हुए थे। जैसे 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से रिलेटेड है कि कौन किस विषय पर कानून बनाएगा, वो विषयों की सूची दी गई है। यूनियन लिस्ट जिस पर कानून बनाने की शक्ति यूनियन यानी संसद को है। राज्य सूची जिस पर कानून बनाने की शक्ति राज्य को है। समवर्ती सूची जिस पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र और राज्य दोनों को है। ठीक है, 8th शेड्यूल में भाषा है, 22 भाषाएं हैं। और जब भी मैं कभी 22 भाषाएं बोला हूँ तो ये जरूर बोला हूँ कि लास्ट में 3 भाषा जोड़ी गई, बोडो, डोगरी में 4 भाषाएं जोड़ी गई 92वें संविधान संशोधन के द्वारा, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, ये जरूर बोले हैं। और अपनी जो भाषा है अवधी भोजपुरी इसमें शामिल नहीं है, इस बात की भी चर्चा की है। तो इससे भी रिलेटेड एक सवाल आया था आपके यहाँ। खैर, 9वीं अनुसूची के बारे में कि 9वीं अनुसूची इसलिए बनाई गई कि टू सेव द लॉज फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए 9वीं अनुसूची बनाई गई। ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, दल बदल कानून से संबंधित है,
कि दल बदल के मामले में अयोग्यता के ग्राउंड बताती है। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। ये सवाल मैंने कराए भी थे, जो जब पेपर के बाद का एनालिसिस चला था, जब आपका एग्जाम हुआ था, तो एग्जाम जिस दिन हुआ था उस दिन शाम को पूरा एनालिसिस चला था, सारे सवालों का डिस्कशन हुआ था उसमें, तो उसमें बहुत व्याख्या सहित मैंने ये सवाल सारे कराए हैं जितने पीसीएस में आए हैं। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा है अभी देख लें, उस सेशन को भी जाके देख सकते हैं। तो देखो 9वीं अनुसूची के संदर्भ में भी देखो, इस क्लास में मैंने कहा है आपसे। ठीक है, ये तीसरी क्लास है जो पॉलिटी की सीरीज चल रही थी। पहली अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची के बारे में देखो बताया गया है तीसरी क्लास में ही। ठीक है, तो ये सब इससे अगर आपने ये किया होता तो ये सारी की सारी चीज़ें कवर हो जाती, और बहुत सारे लोगों ने किया और उनको लाभ भी मिला। पंचायत लिखा हुआ, पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पंचायती राज संस्थाएं भारत देश में पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी, पहले सिर्फ 40 में रख के छोड़ दिया गया था कि राज्य पंचायतों का गठन करे, लेकिन 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया और दो तरह के प्रावधान किए गए 73rd अमेंडमेंट के द्वारा, एक कंपलसरी प्रोविजन, एक ऐच्छिक प्रावधान। कंपलसरी प्रावधान, ऐच्छिक प्रावधान। तो यहाँ क्या लिखा है? पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 साल। तो कंपलसरी प्रोविजन में था पंचायत का कार्यकाल 5 साल होगा, भंग हो गई तो 6 महीने में चुनाव होगा। पंचायत का चुनाव लड़ने की मिनिमम एज 21 साल होगी। महिला आरक्षण 1/3 अनिवार्य होगा। SC ST रिजर्वेशन जनसंख्या के अनुपात में अनिवार्य होगा। OBC रिजर्वेशन ऐच्छिक है। टैक्स लगाने की शक्ति देना ऐच्छिक है। ठीक है, तो कौन से अनिवार्य हैं, कौन से ऐच्छिक हैं, इसका पूरा चार्ट देखो मैराथन क्लास में बना था। ठीक है, कि भाई राज्य चुनाव आयोग, राज्य वित्त आयोग, ठीक है, ये कंपलसरी होगा कि चुनाव कराने के लिए राज्य वित्त आयोग, राज्य चुनाव आयोग होगा जो कि 243 के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगा। राज्य वित्त आयोग होगा जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा। ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा, आरक्षित सीटों में 1/4 महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, ये गलत होगा, क्योंकि भाई आरक्षण 1/3 से कम नहीं होना चाहिए, ये अनिवार्य प्रावधान है। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? आपका लिवन आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यों के लिए नीति निर्देशक तत्व क्या है? महत्वपूर्ण है। नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा राज्य को दिए गए निर्देश, राज्य को दिए गए निर्देश कि राज्य ऐसे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके राज्य वेलफेयर स्टेट का निर्माण करे। वेलफेयर स्टेट यानी ऐसा राज्य जहां हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित हो, शोषित, वंचित, दबा, कुचला, पिछड़ा। और वेलफेयर स्टेट आप तभी ला सकते हैं जब सोशियो एंड इकोनॉमिक जस्टिस को इंश्योर करेंगे। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। तो पहला क्या लिखा है? आधुनिक लोकतंत्र में राज्य में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यों के लिए निर्देशक सिद्धांत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, क्योंकि वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए ये जरूरी है। और कारण लिखा है कि इनका मुख्य उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। लिखा भी है 38 में ये सीधे सीधे कि राज्य से अपेक्षा की जा रही कि राज्य आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करने का प्रयास करे। और DPSP से रिलेटेड एक सवाल, सेम ऐसा ही सवाल देखो यहां पर हुआ था मैराथन में। ठीक है, और इसकी व्याख्या में मैंने बहुत सारी चीजें बताई थी DPSP से रिलेटेड। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पहला स्टेटमेंट, राज्यसभा का सदस्य है। तो मेरे भाई उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति तो होता है, ये तो ठीक है। आर्टिकल 64 में लिखा है कि ऐसा व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति होगा और राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतेगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन होगा। उपराष्ट्रपति दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। हालांकि उपराष्ट्रपति को हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस कहा जाता है, क्योंकि उसको इतना बड़ा पद और शक्तियां बहुत कम। सिर्फ क्या होता है? राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है और राष्ट्रपति के न रहने पर राष्ट्रपति की जगह काम करता है, यही उसकी शक्तियां हैं, इसलिए उसे हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस कहा जाता है। ठीक है, तो ये सेकंड तो आपका सही है, पहला वाला तो आपका सही है, सेकंड वाला आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड ये सवाल है। इस सवाल में सारी चीजें इंक्लूड थी। इस सवाल की व्याख्या में पूरा उपराष्ट्रपति आपको बताया गया था। ठीक है, तो मेरे कहने का बस इतना अर्थ है, क्लास करिए लेकिन पहले कंटेंट पढ़िए। पहले अगर आप कंटेंट पढ़ेंगे, उसके बाद यदि आप क्लास करेंगे तो जरूर एग्जामिनेशन में चीज़ें मिलेंगी, ये आप कर पाएंगे, लेकिन ईमानदारी से करना होगा, ऑनेस्टली करना होगा। ठीक है,
मेरा नाम विपुल त्रिपाठी है और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस के लिंक वगैरह यहाँ पर मिलते हैं। कोई विशेष बात, डाउट्स पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ये इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। तो जिस तरह से हम लोगों ने प्री की सीरीज चलाई थी, उसी तरह से यूट्यूब पर मेंस की भी सीरीज चल रही है। शाम को 6 बजे मेरी क्लास होती है, जिसमें मैं पॉलिटी के सवाल डिस्कस कर रहा हूँ मेंस के। लेकिन मेंस की जो सीरीज चल रही है वो इतनी नहीं हो सकती है कि उसमें 500 सवाल डिस्कस हो सके, क्योंकि मैं भी पेड क्लासेस लेता हूँ, दिन भर क्लास होती है, इतना व्यस्तता रहती है कि यूट्यूब में सारा उपलब्ध करवा पाना मुश्किल है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि मैं एक संस्था में हूँ, संस्थागत तरीके से भी देखा जाए तो, व्यवहारिक तरीके से भी देखा जाए तो ये संभव नहीं है। ठीक है, तो अभी कुछ क्लासेस चल रही हैं, उनको आप देखिए। यदि आपको अच्छा लगता है कि वो क्लासेस समझ में आ रही हैं, मेरी भाषा आपको समझ में आ रही है, मैं आपको समझ में आ रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं समझ में आऊँ, नहीं भी समझ में आ सकता हूँ। नहीं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि अगर मैं नहीं समझ में आ रहा हूँ तो कोई बात नहीं, विचारों में व्यक्ति को लोकतांत्रिक होना चाहिए। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल दूसरे लोग से पढ़िए, लेकिन पढ़िए। तो अगर मेरी भाषा समझ में आ रही है, मैं समझ में आ रहा हूँ, तो एक ऐसा बैच आया है अपने यहाँ मेंस का, जो कि यूपीपीसीएस मेंस ओरिएंटेड है, जिसमें पॉलिटी का सेक्शन मैं ही ले रहा हूँ। ठीक, उस बैच को आप ज्वाइन करके अपना मेंस प्रिपेयर कर सकते हैं। जिन लोगों को मेंस अपना प्रिपेयर करना है पूरी तरीके से, कैसे एनरोल करेंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भाई गूगल पर जाइए, गूगल पर जाके यहाँ पर लिखिए क्या, स्टडी IQ। स्टडी IQ जब आप लिखेंगे तो आप स्टडी IQ है ना, ये देखो स्टडी IQ की साइट ओपन होके आ गई। अब इसमें यूपीपीसीएस के लिए आप यहाँ जाइए स्टेट PCS पर, यहाँ जाइए उत्तर प्रदेश पर। अब देखो ये आरंभ बैच है, फाउंडेशन बैच है, आरंभ 11.0। ठीक है, इसमें कंप्लीट प्री कम मेंस का मटेरियल है, इंटरव्यू तक की तैयारी। अगर आप प्री पास हो गए तो पैसा भी वापस हो जाता है। ये मेंस का बैच आया है, अभी इस पर ऑफ भी चल रहा है। और अगर इस पर आप ये कोड लगाएंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। हर फैकल्टी का अपना अपना कोड होता है, जिसका आपको मन हो उसका कोड आप क्या कर सकते हैं, उसका कोड आप लगा सकते हैं। जैसे मेरा कोड है VL Live, ये कोड लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे मान लो कि आप इस बैच पे क्लिक किए, ये मेंस का बैच है पूरा का पूरा कंप्लीट। यहाँ सारी मेंस के बैच के फीचर दिए गए हैं, फीचर आप देख सकते हैं। ये देखो फ्लोचार आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद यहाँ इस बैच में क्या क्या आपको मिलेगा सब कुछ यहाँ पर मेंशन है, क्या क्या की फीचर्स हैं, है ना, ये सब मेंशन है। ठीक है, इंक्वायरी नंबर भी दिया गया है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके इंक्वायरी भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपने देख लिया। अब यहाँ पे क्लिक करिए बाय नाउ पे, यहाँ अपना नंबर डालिए, OTP आएगा, साइन अप करिए, कोड लगाइए, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आप मेंस के बैच में इनरोल हो जाएंगे, अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप ले सकते हैं, लेके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको बिगिनर हैं, अभी बिल्कुल नहीं पढ़ा है, तो फाउंडेशन बैच में जाइए, क्योंकि उसमें प्री मेंस इंटरव्यू पूरा कवर कराया जाएगा। अगर आपने पढ़ा है कंटेंट तो आप मेंस बैच लीजिए। मेंस प्रिपेयर करना ज़रूरी है, मेंस टू प्री तैयारी होती है। सब्जेक्ट में एनालिटिकल अप्रोच बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है, अभी शुरू करना चाहते हैं, तो आरंभ बैच में जाइए। यदि आप BO की तैयारी करना चाहते हैं, BO का भी बैच है, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ सर्च कर दीजिएगा, BO मिल जाएगा। RO की तैयारी करना चाहते हैं, RO का भी बैच है आपके यहाँ। ठीक है, मैं किस बैच में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अभी आरंभ 11.0 में पढ़ाऊँगा, आरंभ 12.0 आ रहा है, उसमें पढ़ाऊँगा। ठीक है, और ये पढ़ा रहा हूँ इसमें क्या नाम है, अपने मेंस वाले बैच में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। खूब खुश रहिए, खूब स्वस्थ रहिए, खूब आगे बढ़िए, जीवन में प्रगति करिए। मेरी शुभकामनाएं कि आप सब चयनित हो। नमस्कार।